नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच शीर्ष चिकित्सा प्राधिकरण महानिदेशालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं ने नीति जारी की है। भाजपा विधानसभा चुनाव में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंचे। चन्नी अपने किसी परिचित के साथ आए और पौने घंटे के बाद लौट गए। इसकी किसी को भी भनक नहीं लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और भाजपा के कार्यों के बीच मुकाबला होगा। भाजपा एक बार फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को अपने पाले में लाने की तैयारियों में जुट गई है। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच शीर्ष चिकित्सा प्राधिकरण महानिदेशालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं ने नीति जारी की है। इसमें कहा गया है कि डेल्टा व बीटा संक्रमण की अपेक्षा ओमिक्रॉन कम खतरनाक है, लिहाजा क्वारंटाइन उचित नहीं है। एडमिरल रजत दत्ता के नेतृत्व में जारी नीति के अनुसार ओमिक्रॉन से शरीर का ऊपरी हिस्सा ही प्रभावित होता है। यह लोगों में बड़ी संख्या में बिना लक्षण के और कम संख्या में लक्षण के साथ दिख रहा है। डेल्टा और बीटा वेरिएंट की तुलना में यह वायरस कम घातक है। इम्यूनिटी बनने से अतिरिक्त सुरक्षा भी मिल रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में सैन्य बलों को क्वारंटाइन करना उचित नहीं होगा। उनके मुताबिक यदि ओमिक्रॉन से प्रभावित व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया तो केंद्रों पर एक बड़ी संख्या में समूह एकत्रित हो जाएंगे और इस नियम से अचानक से लोगों की कमी भी हो जाएगी, जिससे ऑपरेशनल स्वरूप प्रभावित होगा। उनके मुताबिक महामारी के पहले और दूसरी लहर में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। नीति में कहा गया है कि इस वायरस से गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का ही टेस्ट किया जाएगा। बिना लक्षण वाले या कम लक्षण वाले लोगों का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि यह नीति रक्षा बलों और भारतीय तट गार्ड पर लागू होती है। सैन्य बलों में कोविड से लड़ाई में DGAAF-MS की मुख्य भूमिका रही है। भाजपा विधानसभा चुनाव में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी। वह जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेलेगी। सोमवार को पार्टी की चुनाव समिति की पहली बैठक में प्रत्याशी चयन पर मंथन किया गया। पहले व दूसरे चरण के कुछ प्रत्याशियों की सूची इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। उधर दिल्ली में आज होने वाली पार्टी की बैठक में यूपी के प्रत्याशी चयन को लेकर भी निर्णय किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने चुनाव प्रचार की रणनीति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की कोविड गाइडलाइन के तहत डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा। पार्टी बड़े नेताओं की डिजिटल सभा और रैली भी करेगी। इसके लिए बूथ स्तर पर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। बैठक में तय किया गया है कि पार्टी चरणवार प्रत्याशी घोषित करेगी। हालांकि कुछ जगहों पर सपा और बसपा के प्रत्याशी को देखते हुए जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। बैठक में पश्चिमी यूपी में पहले चरण के चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी मंथन किया गया है। पार्टी किसानों जाटों के साथ जाटों समाज को साधने पर भी फोकस करेगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, समिति के सदस्य प्रदेश पाठक और सलिल विश्नोई, अश्वनी त्यागी सहित अन्य सदस्य भी इस दौरान मौजूद थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंचे। चन्नी अपने किसी परिचित के साथ आए और पौने घंटे के बाद लौट गए। इसकी भनक कांग्रेसियों तक को भी नहीं लगी। आचार संहिता लागू होने से पुलिस और प्रशासन की ओर से चन्नी को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इसके चलते चन्नी के हरिद्वार आने की खबर किसी को भी नहीं मिल पाई। जानकारी के अनुसार चन्नी की गाड़ियों का काफिला सुबह 6 बजे हर की पैड़ी पहुंचा और पुलिस चौकी के पास गाड़ियां खड़ी हो गई। वहां से वह अपने परिचितों के साथ गौ घाट पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पुरोहित के साथ किसी नजदीकी का अस्थि विसर्जन संस्कार करवाया। पौने 7 बजे वे हर की पैड़ी से चले गए। नगर कोतवाली इंचार्ज राकेंद्र कठैत ने बताया कि सीएम चन्नी आए थे, लेकिन क्यों आए थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हर की पैड़ी चौकी पुलिस की तरफ से चन्नी के आने की जानकारी भी दी गई थी। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि चन्नी के आने की संगठन को कोई भी जानकारी नहीं थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और भाजपा के कार्यों के बीच मुकाबला देखने वाला होगा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। सोमवार को रिस्पना के निकट स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भाजपा की जीत के प्रति आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक और 2017 से लेकर 2022 तक केंद्र की मोदी सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत की हैं। उनमें से कई पूरी भी हो चुकी हैं, कई पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जहां देहरादून और हल्द्वानी में बारी बारी से उत्तराखंड को 18,000 करोड़ 17.5 हजार करोड़ की सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि सड़कों का नेटवर्क हो या दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी, केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर विकास का मजबूत खाका खींचा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भले ही जनता को टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी सरकार ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। देहरादून के एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के साथ प्रदेश में नए हवाई मार्ग चिन्हित कर उड़ान शुरू की गई। कई अन्य जगहों पर शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 500 से अधिक फैसले लिए हैं और इन फैसलों का वित्तीय प्रबंधन करते हुए आदेश जारी भी किए गए। भाजपा एक बार फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। अगर भाजपा की रणनीति सफल नहीं तो दूसरे चरण के चुनाव में पहले सुभाषपा से फिर गठबंधन किया जा सकता है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने राज्य भर से 3 दौर की बात की है। भाजपा और सुभाषपा ने 2017 में गठबंधन से चुनाव लड़ा था। सुभाषपा को 8 सीटें मिली थी, जिनमें से उसने 4 सीटें जीती थी। भाजपा ने सरकार बनने पर ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा एनडीए से अलग हो गई। पूर्वांचल के कुछ जिलों से सुभाषपा का काफी प्रभाव है। भाजपा को भी कुछ सीटों पर सुभाषपा की ताकत का एहसास भी है, लिहाजा एक सीट पर जीत की गहन रणनीति रची जा रही है और जिसको लेकर भाजपा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। बीते साल ओम प्रकाश ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात भी की थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। पार्टी ने अब एक बार फिर राजभर को अपने पाले में लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पार्टी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने ओम प्रकाश से बीते दिनों 3 बार मुलाकात की है। सूत्रों के माने तो ओम प्रकाश ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। उनकी शर्तों पर पार्टी विचार कर रही है। दयाशंकर का कहना है कि उनकी ओम प्रकाश से मुलाकात हुई है, लेकिन गठबंधन पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच शीर्ष चिकित्सा प्राधिकरण महानिदेशालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं ने नीति जारी की है। भाजपा विधानसभा चुनाव में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंचे। चन्नी अपने किसी परिचित के साथ आए और पौने घंटे के बाद लौट गए। इसकी किसी को भी भनक नहीं लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और भाजपा के कार्यों के बीच मुकाबला होगा। भाजपा एक बार फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने पाले में लाने की तैयारियों में जुट गई है। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए। share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
गोवा में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन के दावों को कांग्रेस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दरअसल इससे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल चिदम्बरम के साथ वर्चुअली मीटिंग भी की थी, जिसके बाद गठबंधन को लेकर संभावना जताई जा रही थी। हालांकि वेणुगोपाल ने इस संबंध में ट्वीट किया और इससे साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि समीक्षा बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा टीएमसी के साथ संभावित गठबंधन पर चर्चा की गई है। यह अफवाह पूरी तरह से निराधार और असत्य है। उन्होंने यह भी कहा कि आश्वासन दिया है कि गोवा में वापसी को लेकर कांग्रेस को पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि राहुल गांधी रविवार देर रात विदेश के अपने व्यक्तिगत दौरे से वापस आए हैं और अब चुनाव के मद्देनजर राज्य के लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस राज्य में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है और कुछ अन्य दलों के साथ भी तालमेल के प्रयास में है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर को लेकर भी इस तरह की बैठकें कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसान सोमवार को बिजली विभाग के कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं और यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में किसान सोमवार को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर विजय सिंह की अध्यक्षता एवं राकेश प्रधान के संचालन में हुई पंचायत में वक्ताओं ने किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाने, देहात में बिजली की लाइनों के जर्जर तार बदलवाने, 1 साल पहले दर्ज कराई गई 150 शिकायतों का निस्तारण कराए जाने, नलकूप कनेक्शन का सामान दिलाए जाने की मांग भी की है। पंचायत में चौधरी अतुल कुमार, तेजपाल सिंह, अंकित गुलशन के साथ में अन्य लोग भी जो है वहां पर मौजूद रहे हैं। और आजाद किसान यूनियन की गन्ना समिति परिसर में सोमवार को चौधरी राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता एवं सत्येंद्र राठी के संचालन में हुई बैठक में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने, बिलाई चीनी से बकाया गन्ना मूल्य भुगतान दिलाए जाने समेत कई अन्य समस्याओं के समाधान कराए जाने की मांग भी की गई है। बैठक में हाजी शकील, राहुल देशवाल आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और धरना न समाप्त करने की भी धमकी दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को स्वीकार किया है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना उनकी बड़ी गलती थी। अखिलेश ने कहा है कि एक बड़े मिशन को लेकर कांग्रेस के साथ समझौता किया गया था। कांग्रेस की तमाम बातें भुलाकर उसे गले लगाया गया था। अब समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन हुआ है। सभी को साथ लेकर विधानसभा चुनाव जीता जाएगा। सपा अध्यक्ष ने नोएडा की धरती पर कदम न रखने के पीछे का रहस्य भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि नोएडा जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बच पाती है। हमारे मुख्यमंत्री नोएडा जा चुके हैं, इसलिए अब दोबारा वह सीएम नहीं बन पाएंगे। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि श्री कृष्ण हमारे कुल देवता है। हम सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। कोई भी देवता एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं होता है। इस बार जनता भाजपा को राधे राधे कह कर सत्ता से विदा कर देगी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जातिवाद के आरोप भी लगते रहे हैं। इस समय जिला अधिकारियों की सूची देखी जानी चाहिए। खुद के अनुभव के सवाल पर कहा कि अधिकारी किसी के नहीं होते, यह हर नेता को समझ लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीत के लिए हर मुमकिन जो है वो प्रयास कर रही है। बयार किस ओर बह रही है यह मालूम किया जा सके, इसलिए सी वोटर को ओपिनियन पोल में हैरान करने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। सर्वे में यूपी चुनाव का क्या निष्कर्ष निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर इस बार 7 चरणों में मतदान होगा और इसकी शुरुआत 10 फरवरी से राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। यूपी में पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 जनवरी को, पांचवा चरण 27 फरवरी को, छठा चरण 3 मार्च को और सातवां चरण 7 मार्च को होगा। 14 फरवरी को पंजाब में एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
देश में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। लगातार बढ़ रहे मामलों ने तीसरी लहर के साथ लोगों के बीच चिंता भी बढ़ा दी है। कई राज्यों में प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की अंडर ट्रीटमेंट मामलों की संख्या में काफी इजाफा देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 घंटे में एक्टिव मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। दरअसल पिछले महीने की 27 को देश में 81,000 एक्टिव मामले दर्ज किए गए थे, जो अब यानी कि 2 हफ्तों में बढ़कर 7,23,000 से भी ज्यादा हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्यों द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को देखें तो फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमण मुंबई में ही हो रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोविड के 13,648 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस जानलेवा बीमारी ने 5 लोगों की जान भी ले ली है। पूरे महाराष्ट्र में आज कोरोना के 33,470 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली में बीते सोमवार को कोविड संक्रमितों की संख्या जो है 19,166 हो गई है। राजधानी में कोविड के कुल 65,806 एक्टिव मरीज हैं। इन अंडर ट्रीटमेंट लोगों में से 44,028 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं और जबकि 1,912 अस्पताल में भर्ती हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच शीर्ष चिकित्सा प्राधिकरण महानिदेशालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं ने नीति जारी की है। भाजपा विधानसभा चुनाव में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंचे। चन्नी अपने किसी परिचित के साथ आए और पौने घंटे के बाद लौट गए। इसकी किसी को भी भनक नहीं लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और भाजपा के कार्यों के बीच मुकाबला होगा। भाजपा एक बार फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने पाले में लाने की तैयारियों में जुट गई है। हथेली पे रख ले है नई नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। निर्वाचन आयोग की तरफ से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों में चुनावी गतिविधि बढ़ गई है। इस बीच गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा कांग्रेस के नेताओं के साथ मंगलवार को बैठक करेंगे और इस बैठक को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले बैठक में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन देर रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके अफवाहों पर विराम लगा दिया। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके कहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ गोवा में गठबंधन की किसी भी तरह की कोई भी संभावना नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में जोर दिया कि हमें विश्वास है कि हम जल्द ही गोवा को प्रगति के रास्ते पर जल्द ही वापस लाएंगे। राहुल गांधी की गोवा के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक को लेकर पार्टी नेता दिनेश और आर गुंडू राव ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन या बातचीत नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि टीएमसी के गोवा में राजनीतिक प्रयास भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए थे। राव ने कहा है कि टीएमसी ने हमारे विधायकों को खरीद लिया है और उन्हें सीट देने के लिए हमारे साथ जो है वो गठबंधन करना चाहती है।
देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों समेत गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो चुकी है। सोमवार को पहले ही दिन देश में 10 लाख से अधिक प्रिकॉशन डोज लगाई गई। कोविन ऐप पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 10,51,456 डोज लगाई गई थी। इनमें से 1,79,349 डोज जो है वो दोपहर 1 बजे तक ही लगा दी गई थी। वहीं दूसरी बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को करीब 3,15,000 डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि अनुमानित स्वास्थ्य सेवा से 1.5 करोड़ कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के 1.9 करोड़ कर्मियों जबकि अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 से अधिक आयु के 2.75 करोड़ व्यक्ति तीसरी डोज के लिए लक्षित आबादी है उसमें शामिल है। तीसरी डोज दिए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल की गई थी और इसे देने की शुरुआत उसके 17 दिन बाद से हुई है। कोविन पोर्टल के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि जहां तक कोविन प्रणाली के बारे में माना जाता है वह दिन तक बहुत आसानी से बीत गया। हमारे संज्ञान में कोई बड़ी बात नहीं आई है। हमारी प्रणाली काफी मजबूत है और हमारे जैसे देश में अपेक्षित भार उठाने के लिए डिजाइन भी की गई है। यह एक अच्छा दिन था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर तीसरी डोज लगाई गई है। उत्तर प्रदेश ने जहां 58,669 डोज लगाई तो राजस्थान ने 95,540 डोज लगाई है। मध्य प्रदेश ने 64,901 डोज लगाई गई है। बिहार ने रात 9 बजे तक 64,061 और कर्नाटक ने 81,728 डोज जो है वो लोगों को दी गई है। अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना मामलों ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में महामारी के बाद से दूसरी बार एक दिन में 10 लाख से अधिक नए मामले सामने आ गए हैं जो बेहद चिंता का विषय बन गए हैं। सोमवार को अमेरिका में 10.13 लाख नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले पिछले सप्ताह अमेरिका में पहली बार 10 लाख मामले सामने आए थे जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस की कोरोना महामारी पर नजर रखने वाली टीम से आपात बैठक भी की थी। गौरतलब है कि अमेरिकी काम ने इससे पहले 3 जनवरी को 10.3 लाख मामले सामने आए थे। इसके बाद और इससे पहले वहां पर करीब 7 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। आपको यहां पर भी ये बता देना चाहता हूं कि अमेरिका में जब से इस महामारी ने दस्तक दी है तब से ही हाल बेहाल रहे हैं। अमेरिका विश्व में इस महामारी से सबसे अधिक पीड़ित रहा है। फिलहाल मामलों के कम होने की भी उम्मीद ना के ही बराबर की जा रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के सभी राज्यों से कोरोना के मामले सामने नहीं आ सके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यों ने इनका खुलासा नहीं किया, लिहाजा ये मामले इससे भी कहीं अधिक हो सकते हैं। अमेरिका में जितने मामले सामने आ रहे हैं उनमें से अधिकतर मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही बताए जा रहे हैं। इस वजह से चिंता और भी बढ़ गई है। ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार को लेकर पहले से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न विशेषज्ञ आगाह भी कर चुके हैं। उत्तर कोरिया साल 2022 के पहले सप्ताह में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के बाद एक बार फिर अपनी हरकत से बाज नहीं आया है। जापानी तटरक्षकों के अनुसार तानाशाह किम जोंग उन के देश ने मंगलवार को भी एक बैलिस्टिक जो है मिसाइल दागकर परीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि किम जोंग उन के सेना से और अधिक सैन्य प्रगति करने का आग्रह करने के एक सप्ताह से भी कम समय में स्पष्ट रूप से यह दूसरी बार परीक्षण किया गया है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया की सेना ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए ऐसी ही एक अनाम योजना पर काम शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते बुधवार को उत्तर कोरिया ने कहा था कि हमने एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी जिसने एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया है। परमाणु सशस्त्र उत्तर कोरिया द्वारा शुरू किए गए परीक्षण ने दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत रुकी हुई है और इस बीच अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का मुकाबला करने और सेना को मजबूत करने के लिए नेता किम जोंग उन ने नए साल पर इस संकल्प को रेखांकित किया था। देश में 1.89 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। बीते 2 दिन में हर घंटे संक्रमितों की संख्या 6,651 से बढ़कर 7,488 हो गई है। हालांकि हर घंटे मौत जो है 14 से घटकर 6 पर आ गई है और सरकार का कहना है कि फिलहाल केवल 5 से 10% संक्रमितों को ही अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। दूसरी लहर के दौरान अस्पताल की जरूरत वाले सक्रिय मामलों का प्रतिशत 20 से
23% था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि संक्रमित जिस तेजी के साथ लगातार बढ़ रहा है, भर्ती होने की जरूरत तेजी से बदल सकती है। उन्होंने राज्यों को तैयार रहने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उधर इस लहर में रोजाना के मामले 2 लाख के करीब पहुंच गए हैं, जबकि 24 घंटे में 146 की मौत भी हुई है। दैनिक सक्रिय मामलों की बात करें तो 26% की इसमें बढ़ोतरी की गई है और वहीं ओमिक्रॉन के भी एक दिन में 400 नए मामले सामने मिले हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि टीकाकरण के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने कहा है कि अगर राज्य के पास पर्याप्त स्टाफ है और टीका केंद्रों पर रात तक व्यवस्था हो सकती है तो रात 10 बजे तक भी टीके लगाए जा सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच शीर्ष चिकित्सा प्राधिकरण महानिदेशालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं ने नीति जारी की है। भाजपा विधानसभा चुनाव में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंचे। चन्नी अपने किसी परिचित के साथ आए और पौने घंटे के बाद लौट गए। इसकी किसी को भी भनक नहीं लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के कारनामों और भाजपा के कार्यों के बीच मुकाबला होगा। भाजपा एक बार फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने पाले में लाने की तैयारियों में जुट गई है।